तो मेरे बच्चे अगला जो टॉपिक करने वाले हैं वो है एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। गॉस लॉ है, उसकी क्या एप्लीकेशन है, उससे अपने पास में किस तरीके के एडवांटेज हो सकते हैं। तो देखो बेसिकली अगर हम बेसिक ही बात करें, इस चैप्टर में अपना जो मेन चीज है वो क्या है भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना। ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए हमने एक फॉर्मूला पढ़ लिया है, ठीक है, गॉस लॉ है, वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स बता रहा है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना अपने लिए आसान है, तो इसलिए गॉस लॉ का यूज करके हम कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड है वो निकाला करेंगे। उस बारे में ही करते हैं क्वेश्चंस भाई, करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है मेरे बच्चे, चलो तो भाई रे, हाँ बिल्कुल सही एडजस्टमेंट कर ली है। देखो तो भाई लिखते हैं बेटा टॉपिक जो कि है एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। तो गॉस लॉ है या गोज लॉ है, उसकी एप्लीकेशन। ठीक है, इसकी एप्लीकेशन यही है कि इसका यूज करके हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करते हैं वेरियस सिचुएशंस। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंगली जो सबसे पहली इसकी एप्लीकेशन है वो है भाई इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन ड्यू टू ए लॉन्ग स्ट्रेट वायर, लॉन्ग स्ट्रेट यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर। एक यूनिफॉर्मली चार्ज लॉन्ग स्ट्रेट वायर है, उसकी वजह से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। तो ये है गॉस लॉ की सबसे पहली एप्लीकेशन। ठीक है, तो बेटा स्टार्ट करते हैं। देखो एक हम सबसे पहले एक वायर लेंगे, एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर लेंगे जो कि यूनिफॉर्मली चार्ज है। ठीक है, तो ऐसे करके हमने एक वायर ले ली है। ठीक है भाई, बहुत ज्यादा लॉन्ग है तो डॉटेड लाइन से इसको शो कर दिया है ऊपर और नीचे की तरफ ऐसे करके। ठीक है, और भाई इसके ऊपर में पॉजिटिव चार्ज है वो रखा हुआ है। तो भाई पॉजिटिव चार्ज है तो कुछ इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी भी पता होनी चाहिए, तो इसकी जो लीनियर चार्ज डेंसिटी है वो लिख लेते हैं। ठीक है, लेट द चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड, चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ओवर वायर and the linear charge density is lambda, और इसकी जो लीनियर चार्ज डेंसिटी है उसकी वैल्यू है लैम्बडा। ठीक है, बाकी वेबकैम बंद कर देता हूं ताकि नीचे का साफ दिखाई दे जाए तुम्हें। ठीक है, अब बेटा इसकी वजह से हमें कहीं पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको कैलकुलेट करना है भाई। ठीक है, तो देखो भाई इलेक्ट्रिक फील्ड है, ऐसा मान लेते हैं कि इससे ये अपने पास में कोई पॉइंट है, जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है, इस वायर से स्मॉल आर डिस्टेंस पे, इस पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कैलकुलेट करना है। और भाई इसके लिए हमें गॉस लॉ लगाना पड़ेगा। तो गॉस लॉ के लिए इसके अकॉर्डिंगली हमें एक सिमिट्री देखनी पड़ेगी भाई। ठीक है, इसके लिए हमें क्या देखना पड़ेगा, एक सिमिट्री देखनी पड़ेगी कि इसके अबाउट में कैसे है, सिमिट्रिकल है। ठीक है, तो बेटा वायर है, एक स्ट्रेट वायर है, तो इसके अराउंड में या इस पॉइंट पे अगर मैं सिमिट्री की बात करूं तो ये सिलेंड्रिकली सिमिट्रिक है, मतलब इस चीज को आपको ध्यान नहीं रखना है। ठीक है, तो अगर मैं एक यहां पे आर रेडियस का अगर कोई सिलेंडर बना दूं ना, ऐसा करके एक सिलेंडर बन गया है भाई। ऐसे करके अगर मैं एक सिलेंडर बना दूं तो वो सिलेंडर है, एक बढ़िया सिलेंडर है जो कि बन गया है। ठीक है, इस सिलेंडर के अंदर में जितनी सी भी वायर है वो सारी की सारी चीज है वो कर सकते हैं। तो इसके लिए हमने एक सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट डिफाइन करी जो कि है एक सिलेंडर, और इस सिलेंडर के अंदर हम गॉस लॉ लगा सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए मैंने एक गॉसियन सरफेस कंसीडर करी जो कि इस चार्ज के अबाउट में सिमेट्रिकल है,
और ये जो गॉसियन सरफेस है, ये गॉसियन सरफेस है एक सिलेंड्रिकल सरफेस। नाउ लेट ए सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस बेटा किसको बोलते हैं, इस चीज को भी समझो। ऐसी सरफेस जिसके ऊपर गोज लॉ अप्लाई किया जा सकता है, जिसपे गोज लॉ अप्लाई करते हैं उसको ही बोलते हैं गॉसियन सरफेस। तो यहाँ पे जो गॉसियन सरफेस मैंने बनाई है वो एक सिलेंडर बना दिया है। सिलेंडर पे इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। चलो तो भाई इसमें सबसे पहले तो क्या है कि इस सिलेंडर के लिए हमें गॉस लॉ अप्लाई करना है। तो सिलेंडर के अंदर नंबर ऑफ सरफेस देख लेते हैं। सबसे पहले लोअर वाली प्लेन सरफेस, दूसरी वाली सरफेस और तीसरी वाली है कर्व सरफेस। तीन सरफेस हैं। पॉजिटिव चार्ज की वजह से अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड का डिस्ट्रीब्यूशन लिखना चाहूं कि इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे रहेगा, तो पॉजिटिव अगर चार्ज वायर है तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में रहेगा, इस तरफ ऐसे रहेगा भाई। ऐसे करके इलेक्ट्रिक फील्ड रहता है। सरफेस नंबर 1, 2 और 3 तीनों सरफेस हैं, उनके लिए हमने लिख दिया। चलो ये वाले मिटा देता हूं ताकि 1, 2 लिखना आसान हो जाए। अब देखो बेटा करते हैं इन दो, इसके ऊपर में गॉस लॉ अप्लाई करते हैं। ये जो सिलेंडर बनाया है ना, सिलेंडर को बोला जाता है गॉसियन सिलेंडर। इधर पे लगने वाला जो नेट फ्लक्स है उस फ्लक्स को लिखा जा सकता है इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए। नेट फ्लक्स है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए इज इक्वल टू चार्ज एनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन। ठीक है, तो अभी गॉस लॉ अप्लाई नहीं कर रहे हैं, अभी निकाल रहे हैं इस पे लगने वाला नेट फ्लक्स। ठीक है, तो नेट फ्लक्स है बेटा ई डॉट डी ए को पहले लिखने की बजाय में ऐसे कर लेते हैं, पहली सरफेस से, दूसरी सरफेस से और तीसरी सरफेस से अलग अलग निकाल लेते हैं। पहली वाली सरफेस है, इससे अगर मैं एरिया वेक्टर बनाऊं तो इसका जो एरिया वेक्टर है वो इस डायरेक्शन में बन जाएगा। ठीक है, दूसरी सरफेस है बिल्कुल प्लेन सरफेस है, इसका जो एरिया वेक्टर है वो इस डायरेक्शन में बन जाएगा। तीसरी वाली सरफेस है बेटा एक कर्व्ड सरफेस है, इस पॉइंट पे अगर मैं एरिया वेक्टर बनाऊं तो उसके लिए एक छोटा सा एलिमेंट कंसीडर करके बनाना पड़ेगा। ये चीज हमने गॉस लॉ में पढ़ी हुई है। ठीक है, तीनों के लिए निकाल देते हैं भाई। पहली वाली सरफेस के लिए प्लेन सरफेस है तो क्या फॉर्मूला लगा लेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट ए। दूसरी के लिए अपने पास में इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया का डॉट प्रोडक्ट। तीसरी के लिए ये वाला फॉर्मूला लिखना पड़ेगा ई डॉट डी। पहली वाली सरफेस में इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, एरिया वेक्टर इधर है, दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री है। इसको लिख देंगे ई ए कोस 90 डिग्री। इसको लिख देंगे ई ए कोस ऑफ 90 डिग्री। इसको लिख देंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू स्मॉल एरिया। इधर पे देखो इलेक्ट्रिक फील्ड तो है ऐसे और जो स्मॉल एरिया है वो भी है ऐसे, तो दोनों के बीच में जो एंगल है वो है 0 डिग्री, ई ए कोस 0। तो पहले वाला 0 हो चुका है, दूसरा कोस 90 की वजह से 0 हो चुका है। थर्ड जो है उसको लिखता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू स्मॉल एरिया, और जो कोस 90 है, सॉरी कोस जो 0 है उसकी वैल्यू बन गई है 1। इलेक्ट्रिक फील्ड है बेटा यहाँ पे एरिया पे डिपेंड नहीं कर रहा है तो बाहर ले आए। अब जो कर्व्ड सरफेस है जिसका ये एलिमेंट लिया था उसका एरिया लिखना पड़ेगा। तो जो कर्व्ड सरफेस है उसका एरिया क्या हो जाता है, E इंटू 2 पाई आर एल। सिलेंडर अगर हमने एल लेंथ का सिलेंडर लिया है तो इसका एरिया क्या हो जाता है, E इंटू 2 पाई आर एल। ये बन गया है अपने पास में मेरे बच्चे नेट फ्लक्स। इस सिलेंडर से पास होता हुआ जो नेट फ्लक्स है उसकी वैल्यू आ गई है अपने पास। चलो वही बहुत बढ़िया है, कोई यहां तक में दिक्कत नहीं है। सिलेंडर है उससे पास होता हुआ जो नेट फ्लक्स था उसकी वैल्यू हमने लिख ली। चलो तो अब इससे आगे कंटिन्यू करते हैं। जैसा कि हमें पता है गॉस लॉ है, गॉस लॉ अप्लाई करेंगे बाय गॉस लॉ।
नेट फ्लक्स इज इक्वल टू चार्ज एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसके अंदर में कितना सा जो चार्ज एनक्लोज है और उसको किससे डिवाइड कर देंगे, एप्सिलॉन नॉट से। तो E इंटू 2πRL इज इक्वल टू चार्ज एनक्लोज। इस सिलेंड्रिकल सरफेस के अंदर में कितना सा चार्ज है, इसके अंदर में कितना सा चार्ज है, वो चार्ज कैसे निकालेंगे बेटा, इतनी सी वायर पे ही चार्ज है, तो वायर पे चार्ज कैसे आ जाता है, वायर की लीनियर चार्ज डेंसिटी इनटू वायर की लेंथ। इस सिलेंडर के अंदर में जो वायर की लेंथ है वो है L, इसकी वैल्यू हो गई है लैम्डा L अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो है अपने पास में वो क्या हो जाती है, L से L कैंसिल आउट कर दिया, लैम्डा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट R। जो ये जो है 2 उसको राइट साइड में ले गया, ऐसे बन गया। ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, 2 लैम्डा, मतलब ये वाला रिजल्ट भी सही है। ठीक है, 4 एप्सिलॉन नॉट को क्या लिख सकते हैं भाई, के, तो इसको कर दिया 2k लैम्डा बाई R। दोनों के दोनों है, इसके रिजल्ट बन जाते हैं। ले तो भाई बढ़िया सी जो चीजें थी वो हमने यहां से सीख ली है। इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी डिपेंडेंसी देख ली है, के को लिख दिया है, के जो है वो क्या होता है बेटा 1/4 एप्सिलॉन। एंड यहां से पता चला इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आर पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। बहुत ज्यादा बढ़िया। अब है देखो इलेक्ट्रिक फील्ड और आर के बीच में ग्राफ बनाते हैं। इस तरफ है इलेक्ट्रिक फील्ड, इस तरफ लिख रहा हूं मैं आर, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है E is inversely proportional to R. Electric field is inversely proportional to R. ये हो जाता है इसका बिल्कुल सही आंसर। बहुत ज्यादा बढ़िया, ग्राफ भी बना लिया है, रिजल्ट भी इसका लिख लिया। तो कोई भी बेटा अपने पास में इनफाइनाइट वायर है, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि हमने पहले ही लिख दिया था 2k लैम्डा बाई R, जो हमें पहले ही पता था, बस इसको गॉस लॉ से प्रूव किया है। तो बोर्ड वाले बच्चों के लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज तो ज्यादा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है बेटा, लिखते हैं अब एन इनफाइनाइट लाइन चार्ज प्रोड्यूस ए फील्ड ऑफ 18 into 10 की पावर 4 न्यूटन पर कूलम एट ए डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर फ्रॉम इट। एक इनफाइनाइट लाइन चार्ज है जो कि इतना सा फील्ड प्रोड्यूस करती है वहां से 2 मीटर के डिस्टेंस पे। ठीक है, देन लीनियर चार्ज डेंसिटी ऑफ वायर, उस वाली वायर की जो लीनियर चार्ज डेंसिटी है उसकी वैल्यू क्या हो। तो देखो बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है 2k लैम्डा बाई R। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है 18 into 10 की पावर 4, 2 k की वैल्यू है 9 into 10 to the power 9 लैम्डा अपॉन यहां से डिस्टेंस है वो है 2। बहुत बढ़िया, इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट, लैम्डा है उसकी वैल्यू क्या बन गई है 18 into 10 की पावर 4 अपॉन 9 into 10 की पावर 9। तो ये बन जाता है 2 into 10 की पावर -5 कूलम पर मीटर। लो भाई लैम्डा की वैल्यू आ गई, बता क्या ही दिक्कत थी। ठीक है, PYQ जैसा ही क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है नीट में एक बार, बताओ कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। पहले भी कर सकते थे इस क्वेश्चन को, क्योंकि पहले भी इस पे बेस्ड कंसेप्ट है वो पढ़ाई दिए हैं। ठीक है, तो बेटे बहुत ज्यादा बढ़िया। इसके बाद में करते हैं इस पे बेस्ड नेक्स्ट क्वेश्चन। ये है बेटा अपने पास में क्वेश्चन, एन इलेक्ट्रॉन इज रोटेटिंग अराउंड एन इनफाइनाइट पॉजिटिव लीनियर चार्ज इन ए सर्कल ऑफ रेडियस 0.1 मीटर। ठीक है, इलेक्ट्रॉन है वो रोटेट कर रहा है किसी इनफाइनाइट लाइन के अराउंड में, ठीक है, जिसकी रेडियस है इतनी। इफ द लीनियर चार्ज डेंसिटी ऑफ वायर इज दिस, वायर की लीनियर चार्ज डेंसिटी इतनी है, देन दी
वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन मीटर पर सेकंड, सब कुछ ऐसा यूनिट्स में हमें कैलकुलेट करना है। देखो तो भाई ऐसे है अपने पास में एक वायर, ये एक इनफाइनाइट वायर है जिसपे की एक पॉजिटिव लीनियर चार्ज डेंसिटी है 1 माइक्रोकूलम पर मीटर, लैम्डा है उसकी वैल्यू है 1 माइक्रोकूलम पर मीटर, 10⁻⁻6 कूलम पर मीटर। ठीक है, इससे थोड़ा सा दूर आर रेडियस पे एक इलेक्ट्रॉन है, इसके अराउंड में सर्कुलेट कर रहा है। इस तरीके से जो इलेक्ट्रॉन है इसके अराउंड में सर्कुलेट कर रहा है, जिसकी रेडियस है भाई आर। ठीक है, इसकी जो रेडियस है उसको इधर लिख देता हूं 0.1 मीटर। इधर पे इलेक्ट्रॉन है बेटा, इलेक्ट्रॉन पे एक नेगेटिव फोर्स लग रहा होगा जो इसकी वजह से इस तरफ खींचा जा रहा है। इस पे लगने वाला जो फोर्स है उसको लिखते हैं, इस पे लगने वाला जो फोर्स वो क्या हो जाएगा, इसका चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है ई और इधर का इलेक्ट्रिक फील्ड है। इनफाइनाइट वायर है तो इनफाइनाइट वायर के इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाता है 2k लैम्डा बाई आर। ये अपने पास में आ गया है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और यही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इसको सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन प्रोवाइड कर रहा है। इससे हमें क्या मिल रहा है भाई, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। और इधर पे जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है उसकी वैल्यू क्या हो सकती है बेटा, mv² बाई आर। क्योंकि वेलोसिटी निकालनी है तो ये वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। m ओमेगा स्क्वायर आर इसलिए नहीं लगा रहे क्योंकि उससे एंगुलर स्पीड आ जाएगी। ठीक है, बस इन दोनों को इक्वेट कर देते हैं। इधर पे जो फोर्स लग रहा है वही सेंट्रीपिटल फोर्स होगा, तो 2ek लैम्डा अपॉन आर इज इक्वल टू mv² बाई आर। आर से आर कैंसिल आउट, वी स्क्वायर उसकी वैल्यू हो जाती है 2ae लैम्डा अपॉन m। इधर से जो वेलोसिटी है उसकी वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट ऑफ 2ke लैम्डा बाई m, अंडर रूट ऑफ 2 k की वैल्यू है 9 इंटू 10⁹, e की वैल्यू है 1.6 इंटू 10⁻⁻19, इधर है 10⁻⁻6 अपॉन m, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का मास क्या हो जाता है 9.1 इंटू 10⁻⁻31। इस कैलकुलेशन को सोल्व करते ही अपने पास में जो वेलोसिटी है उसकी वैल्यू आ जाएगी। इसका आंसर आ जाता है 5.62 इंटू 10⁻7 मीटर पर सेकेंड। ऐसे करके ये वेलोसिटी है आ जाती। ठीक है, चलो भाई बढ़िया है, इजी सा क्वेश्चन था, आराम से हमने कर लिया है। इसके अलावा चलो और क्वेश्चन करते हैं भाई। अगला क्वेश्चन है ये, अगला क्वेश्चन है बेटे, an infinite line charge is at axis of cylinder of length 1 meter and radius 7 centimeter. ठीक है, if electric field at any point on the curved surface of cylinder is 250 Newton per coulomb, then the net electric flux through the cylinder is। देखो बेटा एक सिलेंडर है अपने पास में, ऐसे करके सिलेंडर में बना देता हूं, चलो ऐसे बना देता हूं, यार ये की बात है, ऐसे है ये अपने पास में सिलेंडर भाई। ठीक है, इस सिलेंडर है, इसकी जो रेडियस है वो है 7 सेंटीमीटर और इसकी जो लेंथ है वो है 1 मीटर। ठीक है, और इसकी जो एक्सिस है उसके ऊपर में हमने एक इनफाइनाइट लाइन चार्ज है उसको रखा हुआ है। ऐसे करके ये वाला इनफाइनाइट लाइन चार्ज है जो कि इसकी एक्सिस पे रखा हुआ है, और यहां से जो इसकी रेडियस है इस सिलेंडर की, इस सिलेंडर की जो रेडियस है उसकी वैल्यू है 7 सेंटीमीटर। इस तरीके का सिनेरियो है, और इस सिलेंडर से जो अपने पास में इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहा है इसकी कर्व्ड सरफेस से, उसकी वैल्यू है 250 न्यूटन पर कूलम। ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा बेटा, इससे ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बना रहा हूं। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड है इस तरीके से रेडियली आउटवर्ड निकल रहा होता है, सिलेंडर है उससे ऐसी ऐसी सरफेस से बाहर। ठीक है, वायर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसकी वैल्यू अपने पास में गिवन है, तो इससे पास होता हुआ जो नेट फ्लक्स है वो बताना है। तो बेटा इसको 3 सरफेस में डिवाइड कर दिया, सरफेस नंबर 1, सरफेस नंबर 2 और सरफेस नंबर 3। पहली सरफेस है उसका जो एरिया वेक्टर है वो लिखेंगे, तो ये ऐसे आ जाएगा
दूसरी सरफेस का एरिया वेक्टर लिखेंगे तो ऐसे आ जाएगा, और तीसरी सरफेस का एरिया वेक्टर लिखेंगे तो उसका एक छोटा सा कंपोनेंट ले लेता हूं डीए वेक्टर, वो लिखा जाएगा ऐसे। इससे निकलता हुआ नेट फ्लक्स हमें निकालना है, तो आ जाएगा φ1 प्लस φ2 प्लस φ3। पहली वाली सरफेस और दूसरी वाली सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड से 90 डिग्री का एंगल बना रही है, दोनों से पास होता हुआ फ्लक्स आएगा 0। तीसरी सरफेस है उससे निकालेंगे तो आ जाएगा ई डॉट डी ए, तो ई डी ए कोस 0 डिग्री। तीसरी सरफेस में इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर दोनों सेम डायरेक्शन में है, और बीच में जो एंगल है वो 0 है, तो आ जाएगा ई इंटू डी ए। इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वैल्यू कितनी है 250, तो उसको मैंने इंटीग्रेशन से बाहर ही रख लिया है। और जो एरिया है, एरिया क्या आ जाएगा इस कर्व्ड सरफेस का 2 पाई आर एच, तो 250 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 500 इंटू पाई, रेडियस है 7 सेंटीमीटर, 7 इंटू 10⁻⁻2 मीटर, और इसकी जो अपने पास में हाइट है, ठीक है, वो थी 1 मीटर। इसका आंसर हो जाएगा 3500 पाई इंटू 10⁻⁻2। सही लिखा है बेटे बिल्कुल ही, क्या कुछ गलती करी है? हम्म तो इसका आंसर हो जाएगा 35 पाई, ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ठीक है, वैल्यू पुट करते हैं तो वैल्यू अपने पास में आ जाती है 1.1 इंटू 10⁻2 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ये अपने पास में करेक्ट ऑप्शन दे रखा था। ऑप्शन क्योंकि मैंने लिखे नहीं है, तो अपने पास में ऑप्शन होंगे उसके अकॉर्डिंगली तो आंसर निकाल ही लेंगे। अगर बिना ऑप्शन के ही निकालना आ गया फिर ऑप्शंस में तो कोई दिक्कत है ही नहीं। ये है अपना नेक्स्ट क्वेश्चन बेटे, बढ़िया क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को समझना भाई, इसकी अप्रोच है आगे जाके काम आएगी आने वाले चैप्टर्स में। एक आधे क्वेश्चन ऐसे आ सकते हैं आगे जाके, तीसरे तीसरे जो चैप्टर है जो उनमें एक ऐसा क्वेश्चन है बेटा। टू इनफाइनाइटली लॉन्ग पैरेलल वायर हैविंग लीनियर चार्ज डेंसिटी λ1 and λ2 respectively are placed at a distance r मीटर। दो इनफाइनाइटली लॉन्ग है पैरेलल वायर, ठीक है, एक की लीनियर चार्ज डेंसिटी λ1 है, दूसरे की लीनियर चार्ज डेंसिटी है λ2। दोनों को पैरेलल रखा गया है, दोनों के बीच का जो सेपरेशन है वो है आर वाई, ठीक है। तो इस केस में हमें बताना है फोर्स पर यूनिट लेंथ है उसकी वैल्यू क्या होगी एक वायर की वजह से दूसरी वायर पे। क्वेश्चन है बेटा बहुत ज्यादा बढ़िया, बहुत ज्यादा बेहतरीन, इसका आंसर निकालना है जरूरी। देखो क्या है कि इस वायर की वजह से इस वायर के ऊपर में फोर्स पर यूनिट लेंथ है वो निकालना है। तो देखो कैसे निकालेंगे, पहली वायर की वजह से दूसरी वायर के ऊपर में इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेंगे, तो λ1 की वजह से इधर पे इससे छोटे से पोर्शन पे, ठीक है, मतलब इसके कंप्लीट पे ही लगा लो वैसे तो कोई फर्क पड़ता है, इसके यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आ जाएगा अपने पास में, क्योंकि पॉजिटिव है दोनों ही, तो इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड है इस तरफ आ जाएगा, ठीक है। ई है, ये अपने पास में क्या है बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू λ1 वायर, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 2k λ1, और यहां से जो सेपरेशन है वो है r, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, इधर पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वैल्यू आ गई है ये। अब λ2 पे लगने वाला जो फोर्स है वो निकाल लेते हैं। अब क्योंकि हमने इलेक्ट्रिक फील्ड ही निकाला है, निकालना क्या है बेटा फोर्स, तो फोर्स जो होता है ना वो एक छोटे से पोर्शन पे निकाल सकते हैं, क्योंकि टोटल वायर पे तो फोर्स है वो इनफाइनाइट आ जाएगा। इस पे मैं एक छोटा सा पोर्शन कंसीडर कर लेता हूं, यहाँ पे इतना छोटा सा पोर्शन है, ठीक है, ये छोटा सा पोर्शन है, तो इसका जो लेंथ है वो मान लेते हैं भाई dl है, और इस छोटे से पोर्शन पे जो चार्ज है वो है dq, ठीक है। और हियर जो λ2 है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी स्मॉल चार्ज अपॉन स्मॉल लेंथ, इधर का जो चार्ज है वो आ जाएगा λ2 इंटू dl। बहुत बढ़िया, फोर्स ऑन स्मॉल एलिमेंट,
डी क्यू। डी क्यू वाले एलिमेंट पे लगने वाला जो फोर्स है वो क्या होगा, डी क्यू भी पॉजिटिव है, तो जिस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है उसी डायरेक्शन में ये फोर्स लग रहा होगा, ठीक है। और ये फोर्स भी होगा स्मॉल फोर्स। स्मॉल फोर्स की वैल्यू हो जाएगी स्मॉल चार्ज इंटू वहां पे लगने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड। स्मॉल चार्ज है उसकी वैल्यू है लैम्डा 2 इंटू डीएल, और इलेक्ट्रिक फील्ड है वो है 2k लैम्डा 1 अपॉन आर। ये बन चुका है स्मॉल फोर्स। स्मॉल फोर्स अपॉन स्मॉल लेंथ, ये बन जाता है 2k लैम्डा 1 लैम्डा 2 बाई आर। तो डीएल था मैं उसको लेफ्ट में ले आया, तो ये अपने पास में क्या बन चुका है भाई, फोर्स पर यूनिट लेंथ। बहुत बढ़िया, फोर्स पर यूनिट लेंथ ही निकालना था, जिसकी वैल्यू आ गई है 2k लैम्डा 1 लैम्डा 2 डिवाइडेड बाई आर। देखो कितनी बेहतरीन तरीके से इतने अच्छे क्वेश्चन को सोल्व कर दिया है। याद रखना कैसी अप्रोच है, आगे आने वाले क्वेश्चंस में ये काम आएगी। अगला क्वेश्चन लिखते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है बेटा ये, टू पैरेलल इनफाइनाइट लाइन चार्जेस विद लीनियर चार्ज डेंसिटीज लैम्डा एंड माइनस लैम्डा आर प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस 2r इन फ्री स्पेस। दो पैरेलल है बेटा इनफाइनाइट लाइन चार्ज, ठीक है, जिनके बीच का जो सेपरेशन है वो है भाई 2r। एक पे प्लस लैम्डा है, एक पे माइनस लैम्डा है, ठीक है। इस तरीके का सिनेरियो है, और फ्री स्पेस में रखे हुए 2r के सेपरेशन पे। व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड मिड वे बिटवीन द टू लाइन चार्ज, ये दो लाइन चार्ज इनके बिल्कुल मिड पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी। तो देखो इस प्लस लैम्डा की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस डायरेक्शन में, जो कि होगा भाई E1। इस माइनस लैम्डा की वजह से इसी की डायरेक्शन में होगा, जो कि होगा E2, ठीक है भाई। इन दोनों का रिजल्टेंट कर लेंगे तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाता है बेटा E1 प्लस E2। बहुत ज्यादा बढ़िया बात। E1 का मतलब है इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, प्लस लैम्डा की वजह से इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड, तो क्या आ जाएगा 2k लैम्डा, और यहां तक का जो सेपरेशन है वो है r, इधर वाला सेपरेशन है वो भी r। E2 है उसकी वैल्यू लिखता हूं, उसकी वैल्यू भी क्या आ जाएगी 2k लैम्डा बाई r। माइनस की वजह से बस डायरेक्शन एडजस्ट हुई है, तो इसका फाइनल आंसर है वो बन जाता है 4k लैम्डा बाई r। k को 1/4π/0 भी लिख सकते हैं अगर अपने पास में ऑप्शंस में वैसा गिवन हो तो, ना तो कोई जरूरत की बात नहीं है। ठीक है भाई, चलो बढ़िया अप्रोच के साथ में क्वेश्चन कर लिया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है जो कि है ये भाई, ठीक है। चलो तो भाई कर लेते हैं इस क्वेश्चन का आंसर। An electric dipole is placed perpendicular to an infinite line charge at some distance as shown in the figure। ऐसे अपने पास में एक इलेक्ट्रिक डाइपोल रखा हुआ है, ठीक है, और ये अपने पास में है पॉजिटिव लाइन चार्ज, जिसकी वजह से ये डाइपोल है। अब इस डाइपोल पे लगने वाला जो फोर्स है वो किस तरीके से होगा। बेटा डाइपोल का देखो सिंपल सा लॉजिक है, एक तो होता है इसके इस एंड पे तो है माइनस चार्ज, इस तरफ है पॉजिटिव चार्ज, ऐसे किसी सेपरेशन पे रखा हुआ है, तो ये डाइपोल बन गया। अब इस डाइपोल पे नेट फोर्स किधर लगेगा, ये जो नेगेटिव वाला है इस पे तो फोर्स लगेगा इसकी डायरेक्शन में, पॉजिटिव वाला है उस पे अवे की डायरेक्शन। और एक इनफाइनाइट लाइन वायर की वजह से जो फोर्स होता है या जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर होता है। तो जो पास का है उस पे ज्यादा है, और जो दूर है उस पे फोर्स थोड़ा सा कम होगा। ओवरऑल फोर्स किधर हो गया है, लेफ्ट डायरेक्शन में, तो इस पे क्या हो जाएगा ओवरऑल लेफ्ट डायरेक्शन में, तो डाइपोल क्या हो जाएगा बेटा अट्रैक्ट हो जाएगा लाइन चार्ज की वजह से। रिपेल वाला आंसर गलत है, फोर्स लगेगा इस पे, ठीक है। डाइपोल विल एक्सपीरियंस फोर्स एज वेल एज टॉर्क। भाई टॉर्क के लिए क्या होता है, देखो इस पे इधर फोर्स है इधर फोर्स है, ठीक है, जिनकी वजह से टॉर्क तो प्रोड्यूस होगा नहीं, तो अपने पास में टॉर्क प्रोड्यूस नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ फोर्स लगेगा, ये रोटेट नहीं करेगा, ठीक है। टॉर्क वाले चैप्टर को पढ़ लोगे तो इजीली क्लियर हो जाएगा वो कंसेप्ट, तो कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं है। बेटा पहला जो अपने पास में था
जो गोस्लो है उसका केस वो हमने कर लिया है। अब स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज नॉन कंडक्टिंग सीट, वो हम लिखने वाले। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड नॉन कंडक्टिंग सीट, और जो सीट है वो अपने पास में एक लार्ज सीट है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टिंग सीट। कंडक्टिंग सीट क्या होती है बेटा? कोई प्लेट जैसी ऑब्जेक्ट, जैसे ये कोई ये सीट है, इसके ऊपर में चार्ज रखा हुआ है। नॉन कंडक्टिंग है मतलब कि जहां पे भी चार्ज रखेंगे उधर ही रखा रह जाएगा। अब उसको हमने यूनिफॉर्मली रख दिया है, हर जगह पे यूनिफॉर्म सा चार्ज। ठीक है, चलो तो इसका जो डायग्राम है वो बना के दिखा देता हूं आपको। ऐसी सी कुछ प्लेट सी बना देते हैं भाई, ये लो। इस डायरेक्शन में फैली हुई है, इस डायरेक्शन में फैली हुई है, इस डायरेक्शन में भी फैली हुई है, इस डायरेक्शन में भी फैली हुई है। इसके ऊपर में हमने चार्ज है वो इस तरीके से रख दिया है। ऐसे करके जो चार्ज है इस पे रख दिया है, ऐसा सा अपने पास में सिनेरियो बन गया है। ठीक है, इस पे बेटा यूनिफॉर्म है तो एक चार्ज डेंसिटी है डिफाइन करनी पड़ेगी। इस पे कौन सी चार्ज डेंसिटी डिफाइन करेंगे? सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो ऐसी सी सीट है जिसकी थिकनेस बहुत ज्यादा कम है, मतलब इसकी थिकनेस नेग्लिजिबल ही है। ठीक है, या तो इसकी थिकनेस है ही नहीं, और इस पे जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो है सिग्मा। लेट सिग्मा बी द सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ सीट। सिग्मा है जो इस सीट की सरफेस चार्ज डेंसिटी की वैल्यू है। चलो भाई मेरे बच्चे, बहुत बढ़िया चीज है, इसको लिख लिया हमने। अब मैं इसका साइड व्यू बना रहा हूं जिसकी वजह से हमें पता चले इसके अंदर में किस तरीके से सरफेस है वो बनाएंगे। ठीक है, और उसके अकॉर्डिंगली इसका आंसर है वो करते हैं। ठीक है बेटा, साइड व्यू। इसको साइड से देखेंगे तो ऐसे नजर आएगी अपने पास में, जिसके के ऊपर पॉजिटिव सा चार्ज है। ठीक है, ऐसी बेटा अपने पास में ऐसी कोई प्लेट है, जैसे कि यहाँ पे चार्ज चार्ज रखा हुआ बहुत इनफाइनाइट है, उसको अगर साइड से देखूं ऐसी नजर आ रही है ना, ऐसी बिल्कुल पतली सी, वैसी सी ये साइड से नजर आ रही है। ठीक है, तो बेटा इस केस में हमें गॉस लॉ अप्लाई करना है, कोई कोई ना कोई सरफेस कंसिडर करके। तो इस केस में मैं जो सरफेस कंसिडर कर रहा हूं वो कंसिडर कर रहा हूं एक सिलेंड्रिकल सरफेस। ठीक है, सिलेंड्रिकल सरफेस है, ये हमने कंसिडर कर ली है। लो भाई, सिलेंड्रिकल सरफेस को मैंने इसलिए ऐसा कंसिडर किया है, मतलब मैंने तो क्या किया है, गॉस ने कंसिडर किया था, ऐसा इसलिए कंसिडर किया गया है ताकि बेटा इसमें कुछ जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो अपने पास में इससे पैरेलल हो सके एरिया वेक्टर से, और कुछ इससे परपेंडिकुलर हो सके। तो सिमेट्रिकल भी सिनेरियो चाहिए और वैसा भी सिनेरियो चाहिए। तो इसमें देखो मैं तीन सरफेस मान के चल रहा हूं, सरफेस नंबर 1, सरफेस नंबर 2 और सरफेस नंबर 3। पहली और दूसरी सरफेस है प्लेन सरफेस, तीसरी वाली है कर्व्ड सरफेस। ये लो भाई। ठीक है, इस तरीके से सरफेस है, बाकी सब छोड़ो चलो। ठीक है, साइड व्यू करके इसके लिए लेट है गॉसियन सिलेंडर, एक गॉसियन सिलेंड्रिकल सरफेस ले ली है। ऑफ सिलेंडर जो है वो लेंथ है L एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, और इसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो मैंने मान लिया है A। ठीक है, जो क्रॉस सेक्शन जो सर्कुलर वाला एरिया है वो A मान लिया है।
ऐसा करके हमने इसको कंसिडर कर लिया है। इसके लिए बेटा गॉस लॉ अप्लाई करेंगे तो उसके लिए क्या चाहिए होगा हमें, सबसे पहले तो नेट फ्लक्स, इससे पास होता हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस तरीके से एग्जिस्ट करेगा, यूनिफॉर्मली हर जगह से कंटिन्यूसली इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा होगा। पहली वाली सरफेस से जो इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगा वो है ये, और पहली वाली सरफेस का एरिया वेक्टर है वो है ये। दूसरी वाली सरफेस का जो एरिया वेक्टर है वो अपने पास में इस तरीके से है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से। तीसरी सरफेस है कर्व्ड सरफेस, तो एक छोटा सा एरिया कंसीडर करना पड़ेगा जिसको बोला जाएगा डीए वेक्टर। इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड था वो इस तरीके से ही था। ठीक है भाई, नेट फ्लक्स है उसको लिखते हैं φ1 प्लस φ2 प्लस φ3, पहली सरफेस की वजह से फ्लक्स प्लस दूसरी की वजह से फ्लक्स प्लस तीसरी की वजह से फ्लक्स। पहली वाली सरफेस की वजह से फ्लक्स, प्लेन सरफेस है, ई डॉट ए वाला फॉर्मूला लग जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया का डॉट प्रोडक्ट। दूसरी वाली सरफेस प्लेन सरफेस है, ई डॉट ए वाला फॉर्मूला लग जाएगा। तीसरी वाली सरफेस कर्व्ड सरफेस है तो क्या फॉर्मूला लगेगा, ई डॉट डी ए। चलो भाई, पहली वाली सरफेस है, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर सेम डायरेक्शन में है तो इसको लिख देंगे ई ए कोस 0, नेक्स्ट को लिख देंगे ई ए कोस 0। थर्ड वाली में ई इंटू डी ए, इलेक्ट्रिक फील्ड है बेटा इस तरफ, स्मॉल एरिया वेक्टर है इस तरफ, दोनों के बीच में एंगल है 90 डिग्री, कोस 90, ई ए प्लस ई ए, अगला वाला तो हो गया है 0। तो नेट फ्लक्स है उसकी वैल्यू हो गई है 2e इंटू ए। ठीक है, नेक्स्ट हमें चाहिए होगा गॉस लॉ, नेट फ्लक्स इज इक्वल टू चार्ज एनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। नेट फ्लक्स है 2e इज इक्वल टू चार्ज एनक्लोज। अब इतने से रीजन का चार्ज है वही लिया जाएगा, इतनी सी सरफेस है उसका ही तो चार्ज लिया जाएगा। बेटा ऐसा अगर मैं कोई सिलेंडर सा बनाता हूं और इस सरफेस पे देखता हूं तो वो सर्कुलर सा रीजन नजर आएगा। और बेटा किसी भी अगर सरफेस चार्ज डेंसिटी गिवन है और चार्ज निकालना है तो कैसे लिख देंगे, सरफेस चार्ज डेंसिटी इनटू एरिया, उसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी है सिग्मा, और इतने से रीजन का जो एरिया है वो तो यही है, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया तो ए से ही लिखा देंगे, सिग्मा इंटू ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ए से ए कैंसिल आउट, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हो जाती है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ऐसे करके अपने पास में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ जाती है ड्यू टू इनफाइनाइट प्लेट, और ये अपने पास में है कांस्टेंट। तो एक इनफाइनाइट जो प्लेट है वो अपने पास में किस चीज का सोर्स है, तो बेटा सोर्स है एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का। ठीक है, यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो बिल्कुल ही यूनिफॉर्म है, ये एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का सोर्स है। ऑल्सो बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, सिग्मा है उसका मतलब क्या हो जाता है, चार्ज अपॉन एरिया। तो इस फॉर्मूले को ऐसे लिखना भी बिल्कुल सही है, चार्ज अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ग्राफ भी बनाना चाहें तो ग्राफ भी बना के दे देते हैं। लो बेटा, इस तरफ है इलेक्ट्रिक फील्ड, इस तरफ है आर, यूनिफॉर्म है, चेंज नहीं हो रहा है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, आने वाले चैप्टर्स में भी काम आएगा। चार्ज और एरिया की टर्म्स में भी रिजल्ट लिख लिया है और सिग्मा की टर्म्स में भी रिजल्ट है वो लिख लिया है। अब बेटा इस चीज का यूज करके क्वेश्चंस करते हैं, क्वेश्चंस इस पे जरूर आते हैं, कोई ना कोई क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो हम 3-4 क्वेश्चंस करने वाले हैं जिससे कि इसका कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाए। द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू चार्ज्ड सीट्स, चार्ज सीट है उनकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू क्या होगी। लो तो भाई 1
O2। दो सीट है अपने पास में, एक पे चार्ज है प्लस सिग्मा, एक पे चार्ज है माइनस सिग्मा। ठीक है, और हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है भाई रीजन 1 में, रीजन 2 में और रीजन 3 में। तीन रीजन है अपने पास में, R1 R2 R3। तीनों रीजन्स में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बतानी है। ठीक है बेटा, ये अपने पास में है क्वेश्चन। अब इसका जो आंसर है वो बताता हूं। देखो, फर्स्ट रीजन है उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं। अब अपने पास में कितनी प्लेट है, एक तो ये प्लेट है, एक ये प्लेट है, दोनों की दोनों नॉन कंडक्टिंग प्लेट्स हैं, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, अब इन दोनों की वजह से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, इस रीजन में, इस रीजन में और इस रीजन। इस फर्स्ट रीजन में भी इन दोनों की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, इसमें भी इन दोनों की वजह से, इनमें भी इन दोनों की वजह से, सबका कंट्रीब्यूशन रहेगा, फिर जाके नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आएगी। फर्स्ट रीजन है उसमें कैलकुलेट करते हैं इसकी वजह से, प्लस सिग्मा की वजह से। प्लस सिग्मा की वजह से फर्स्ट रीजन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वैल्यू है भाई E1। ठीक है, E1 वाला इलेक्ट्रिक फील्ड है इसकी वजह से, और पॉजिटिव है तो अवे की डायरेक्शन में होगा, और E1 की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। इस नेगेटिव की वजह से यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वैल्यू क्या होगी, कि भाई ये नेगेटिव है तो इसकी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगा, वैल्यू हो जाएगी E2 इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ऐसे करके आएगा, और अपने पास में जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वैल्यू क्या बन जानी है भाई, 0। ऐसे करके नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाता है रीजन 1 में, क्योंकि जितना राइट में है उतना ही लेफ्ट में है, रिजल्टेंट कितना बन गया है, 0। अब इस प्लस सिग्मा और इस माइनस सिग्मा की वजह से इस पूरे रीजन के अंदर में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वैल्यू बतानी। प्लस सिग्मा की वजह से अवे की डायरेक्शन में, जिसकी की वैल्यू होगी E1 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। इस माइनस सिग्मा की वजह से क्या होगा बेटा, इसी की डायरेक्शन में, जिसकी वैल्यू होगी E2 जो कि है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड की नेट वैल्यू क्या हो जाएगी, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। नेट आंसर आ जाता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और वही राइट डायरेक्शन में। ऐसे है अपने पास में रीजन 2 का इलेक्ट्रिक। अब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं रीजन नंबर 3 में, इस वाली प्लेट और इस वाली प्लेट की वजह से। प्लस सिग्मा वाली प्लेट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो अवे की डायरेक्शन में आएगा, पॉजिटिव की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, उससे दूर की तरफ। तो प्लस सिग्मा की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड 1 जो कि है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। माइनस सिग्मा की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगा वो इस माइनस वाले की डायरेक्शन में आएगा। माइनस वाला बेटा लेफ्ट में है ना, इस पॉइंट के रेफरेंस में, इस पॉइंट के रेफरेंस में है लेफ्ट में। E2 बन गया जो कि बन जाता है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट राइट और सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट लेफ्ट। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितना बन जाएगा, जितना राइट में है उतना ही लेफ्ट में है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाता है भाई 0। ऐसा करके इलेक्ट्रिक फील्ड्स की वैल्यू आ जाती है 0, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट और 0। तीनों रीजन्स में इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमने निकाल लिया है। बढ़िया तरीके से आंसर निकाला है, सिंपल तरीके से आंसर को निकाला है। चलो भाई बहुत बढ़िया। इसकी बजाय बेटा 3 प्लेट हो, 4 प्लेट हो, 5 प्लेट हो, सब में यही वाला कंसेप्ट यूज किया जाए। ठीक है, अगर इस चीज का यूज करके कभी ग्राफ बनाना पड़े, ग्राफ देखो कैसे बनाएंगे, डिस्टेंस के साथ में इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कैसे वेरी कर रहा है। देखो बेटा, इस प्लेट से इस लेवल से लेफ्ट साइड में 0 इलेक्ट्रिक फील्ड, फिर इस रीजन के अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वैल्यू पॉजिटिव, इससे आगे फिर 0 इलेक्ट्रिक फील्ड।
ऐसा करके अपने पास में जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वैल्यू आ जाती है। इस तरफ 0 पॉजिटिव 0। सही आंसर, सिंपल आंसर। ठीक है मेरे बच्चे, चलो और एक क्वेश्चन कर लेते हैं जिससे कि इस कंसेप्ट में और ज्यादा क्लियरिटी हो सके। डन है ये बात? हाँ जी, बिल्कुल ही डन है। ले तो बेटा, एक प्लेट, दो प्लेट और तीन प्लेट। तीन प्लेट है अपने पास में। एक पे है सिग्मा, एक पे है -2 सिग्मा, एक पे है भाई 3 सिग्मा। रीजन नंबर 1 में, रीजन नंबर 2 में, रीजन नंबर 3 में और रीजन नंबर 4, सबके अंदर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कैलकुलेट करना है। ठीक है भाई, फर्स्ट रीजन में कैलकुलेट करते हैं बेटा। क्या होगा देखो, सबकी वजह से होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, इस प्लस सिग्मा की वजह से भी, इस -2 सिग्मा, इस +3 सिग्मा की वजह से। फर्स्ट में लिखते हैं इस प्लेट की वजह से पॉजिटिव है तो अवे की डायरेक्शन में, जिसकी वैल्यू बन जाएगी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये भाई नेगेटिव है तो इसी की डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हो जाएगी 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। और ये जो 3 सिग्मा है पॉजिटिव है तो अवे की डायरेक्शन में, इसका आंसर हो जाता है 3 सिग्मा अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। लेफ्ट डायरेक्शन में कितना सा इलेक्ट्रिक फील्ड है बेटा? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, 3 सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, मतलब कि 4 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट है। ठीक है, और राइट में कितना है? 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो 4 में से 2 घटाया तो लेफ्ट डायरेक्शन में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितना आ गया है? 4 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट में से 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट घटाया तो क्या आंसर बचेगा? 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। इस सेकंड वाले रीजन में निकालते हैं। देखो, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है, इससे अवे, नेगेटिव की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव की ही डायरेक्शन में, इस 3 सिग्मा की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में। पहले की वजह से सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, दूसरे की वजह से 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और तीसरे की वजह से 3 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। राइट में है भाई 3 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, लेफ्ट में भी है। इस रीजन में जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या बन जाएगा? 0। वेक्टर सम करते हुए जा रहे हैं, ज्यादा कुछ मुश्किल नहीं कर रहे हैं। ठीक है, थर्ड रीजन है जो इसमें, इसके अंदर बताता हूं बेटा। देखो, ये वाली जो प्लेट है, इतने ज्यादा क्वेश्चन करवाऊंगा कि सारी चीजें क्लियर ही हो जाएं। तो ऐसा नहीं है कि वीडियो को रोक के भाई और कुछ देखने लग रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए भाई, बिल्कुल भी। ठीक है, सारी की सारी चीजें बताई जाएंगी, डिटेल में बताई जाएंगी, कोई टेंशन वाली बात है ही ना। ठीक है, थोड़ा सा ज्यादा टाइम लग सकता है समझने में, पर कोई बात नहीं, पक्के से समझना है, काम बिल्कुल डन कर देना है हमने। ठीक है मेरे बेटे, बहुत बढ़िया। इस थर्ड वाले रीजन में बता रहा हूं, पहले वाले की वजह से प्लस सिग्मा, प्लस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड अवे की डायरेक्शन में होता, मतलब यहां पे प्लेट है तो इससे दूर की तरफ, माइनस होता तो इसकी तरफ, अवे फ्रॉम द प्लेट, इस प्लेट से अवे ऐसे बनाया जाएगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। इस -2 सिग्मा की वजह से इसी की डायरेक्शन में, और वैल्यू क्या बनेगी? 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। इस नेक्स्ट 3 सिग्मा की वजह से इसी की डायरेक्शन में, जो कि बनेगा 3 सिग्मा अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। इस लेफ्ट डायरेक्शन में बन जाता है 2 और 3, 5 सिग्मा अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। राइट में बनता है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। 3 यार गलती से लिख दे रहा हूं मैं। 5 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, राइट में है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। 5 में से 1 घटाया तो बना है 4। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो बन जाएगा लेफ्ट डायरेक्शन में 4 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ले तो भाई ये लिख दिया। ठीक है, लेफ्ट वालों को इकट्ठा जोड़ लेना, राइट वालों को इकट्ठा जोड़ लेना, और आ जाएगा आंसर। इस फोर्थ वाले रीजन के अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड इस प्लेट की वजह से इस
पॉजिटिव प्लेट की वजह से, राइट डायरेक्शन में सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, इस नेगेटिव की वजह से इसी की डायरेक्शन में 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और इस 3 सिग्मा की वजह से अब एक ही डायरेक्शन में 3 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ऐसे करके इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। राइट में बन रहा है सिग्मा और 3 सिग्मा, मतलब कि 4 सिग्मा, लेफ्ट में बन रहा है 2 सिग्मा। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इन द राइट डायरेक्शन। ये आ जाता है अपने पास हमें आंसर। बहुत ही बढ़िया तरीके से, बहुत ही उम्दा क्वेश्चन है वो हमने कर लिए हैं बेटा। ठीक है, तो ये अपने पास में इजी अप्रोच, मतलब कि इजी तो क्या, सिंपल ही अप्रोच थी, ज्यादा कुछ मुश्किल तो नहीं थी, पर इससे भी आसान एक अप्रोच है। ठीक है, इससे भी इजी और सिंपल भी एक अप्रोच है, उस अप्रोच को बता देता हूं। वो क्या है भाई, अगर ऐसा हो ना, जैसे कि हमें इस फील्ड में निकालना है, इस रीजन में निकालना है, तो इससे लेफ्ट वाली प्लेट है उन सबको एक साथ लिख लो। सेकंड वाले रीजन में निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इससे लेफ्ट वाली प्लेट को एक साथ, राइट वाली सारी प्लेट्स को एक साथ, क्योंकि डिस्टेंस का तो कोई मतलब ही नहीं है, तो प्लेट्स को चिपका लिया करेंगे। ठीक है, देखो तो बेटा इसके बारे में पहले लिख लेते हैं। इन दिस टाइप ऑफ केसेस वी टुक all the right side plate together and all left side plates together। राइट वाली सारी प्लेट्स को एक साथ रख लेंगे, लेफ्ट वाली सारी प्लेट्स को एक साथ रख लेंगे, ऐसे करके इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लिया करें बस। ठीक है, तो इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन करता हूं जिसमें कि बहुत सारी ही प्लेट गिवन है, 1 2 3, क्या हो रखा, ये प्लेट है भाई, इन प्लेट पे चार्ज है भाई, देखो ऐसे, सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा -4 सिग्मा 5 सिग्मा -सिग्मा, इतनी सी प्लेट्स है भाई। ठीक है, इसमें रीजन नंबर 1 2 3 4 5 6 7, सबसे लास्ट वाला जो रीजन है वो 7। हमें मान लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है 4th रीजन में। फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड इन 4th रीजन। ऐसा अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो उसको कैसे करेंगे, देखो क्या होगा बेटा, इससे लेफ्ट वाली प्लेट है उन सबको एक साथ, 3 और 2 5 और 1 6, लेफ्ट साइड में कितना सिग्मा हो चुका है 6 सिग्मा, इसकी वजह से जो राइट में इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा पॉजिटिव बना है तो वो आ जाएगा 6 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन। इससे राइट वाली जो 3 प्लेट है उन सबको एक साथ ले लेते हैं, वो क्या है भाई, -4 सिग्मा सिग्मा और 5 सिग्मा, टोटल -5 और +5, वो तो 0 हो गया। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ गया है 6 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, वही बन जाता है नेट 3 सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ऐसे भी लिखा जा सकता है, बताओ कितनी आसानी से निकाल लिया है। ऐसे ही अगर फर्स्ट रीजन में निकालना हो, फर्स्ट रीजन में कैसे निकालेंगे भाई, इससे राइट वाली सारी की सारी प्लेट को एक साथ ले लो, 1 और 2 3 और 3 6, 6 में से 4 गए तो 2, ठीक है, 2 में से 1 गया तो 1 और 1 5, तो अपने पास में 5 और 1 बन जाता है 6 सिग्मा अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। ये भी ऐसे करके निकल के आ जाएगा। ठीक है, ये लो सबको एक साथ मान लिया, ऐसे करके माना जा सकता है बेटा। ठीक है, तो ये अप्रोच लगाई जा सकती है, तो इजी इजी अप्रोच को बार बार ट्राई करके देखना, आसानी से आंसर आने लग जाएंगे। बहुत ही बढ़िया और बहुत ही अच्छा तरीका जो कि हमने यहाँ पे
यूज कर लिया है। नेक्स्ट जो हम एग्जांपल करने वाले हैं वो है भाई कंडक्टिंग प्लेट। किसी कंडक्टिंग प्लेट की वजह से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो तो उसकी वैल्यू क्या होगी। बेटा कंडक्टिंग प्लेट है, अब तक इंसुलेटिंग प्लेट थी जिसपे सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा गिवन थी। कंडक्टिंग प्लेट है, कंडक्टिंग प्लेट होती है ऐसी, ऐसी होती है बेटा कंडक्टिंग प्लेट। कंडक्टिंग प्लेट में हमेशा से ही दो सरफेस रहेंगी ही रहेंगी, ठीक है। ऐसे है कंडक्टिंग, कितनी ही ज्यादा थिन है, सरफेस पे चार्ज आएगा बेटा, आउटर सरफेस पे लेफ्ट में भी और राइट में भी, दोनों तरफ में चार्ज आएगा। मतलब कि कंडक्टिंग प्लेट पे जो भी सरफेस चार्ज डेंसिटी होगी वो दोनों तरफ डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, ठीक है। अगर मैं इसको जूम करके रखूं, भाई 8x की स्कोप लगा दी है मैंने इस पे, ऐसे करके बन गई है ये, ठीक है। कितने से रीजन में, फर्स्ट रीजन, सेकंड रीजन और भाई थर्ड रीजन। बेटा कंडक्टिंग प्लेट हो तो उसमें फर्स्ट रीजन में इन दोनों प्लेट को एक साथ मानेंगे, भाई 2 सिग्मा बन गया। इस तरफ का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बन गया है, 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, जिसको लिखा जा सकता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बीच वाले रीजन में जितना लेफ्ट में है उतना ही राइट में है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बन जाएगा, 0। ठीक है। कंडक्टर के अंदर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है बेटा, 0, तो कंडक्टिंग प्लेट के अंदर कितना रहेगा, 0। इस इन दोनों के राइट में अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूं तो सिग्मा और सिग्मा दोनों एक साथ हो गए हैं तो बन गया है 2 सिग्मा, तो क्या आंसर आ जाएगा, 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और आंसर आ जाता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड, जो कि राइट डायरेक्शन में है और ये है लेफ्ट डायरेक्शन। तो भाई इस चीज का आंसर जो है वो डायरेक्टली याद रखना। अगर जो अपने पास में इंसुलेटिंग प्लेट है एक, उस केस में चार्ज की वैल्यू हो जाते हैं सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अगर कंडक्टिंग प्लेट है तो उसके लेफ्ट में आएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, राइट में आएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो इसका जो रिजल्ट है वो अपने पास में क्या बन गया है, कंडक्टिंग प्लेट है जिसपे सिग्मा है, मतलब वो दोनों तरफ पे सिग्मा डिस्ट्रीब्यूटेड है। इस तरफ का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ गया है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इस तरफ भी क्या आ गया है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और इंसुलेटिंग प्लेट में क्या आंसर आ रहा था बेटा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। इसी इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर चार्ज की टर्म में लिखेंगे तो कितना आएगा, सिग्मा को ही लिखते हैं चार्ज, इधर पे बेटा चार्ज क्यू सप्लाई किया था, अब वो चार्ज देखो इधर वाली सरफेस और इधर वाली सरफेस दोनों सरफेस पे डिवाइड हो गया है, तो जो सिग्मा है उसकी वैल्यू बन जाएगी Q अपॉन 2a, इसका आंसर हो जाएगा Q अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट। चार्ज की टर्म्स में जो आंसर है कंडक्टिंग नॉन कंडक्टिंग का सेम रहेगा, सिग्मा की टर्म्स में जो आंसर है अलग अलग रहेगा, ध्यान रखना इस चीज का। एक्चुअल में इसका जो चार्ज है वो 2 प्लेट पे गया है, इंसुलेटिंग प्लेट में एक तरफ रख दिया तो एक ही तरफ रखा रह गया, इसलिए वो थोड़ा सा अलग केस है अपने पास में बन जाता है, ठीक है बेटा। चलो भाई बहुत बढ़िया, जो चीज है वो आपने सीख ली। अब इस पे बेस्ट एक और क्वेश्चन करते हैं, तो देखो इस क्वेश्चन को है करते हैं, बढ़िया क्वेश्चन है। इफ ए स्मॉल स्फीयर ऑफ मास m एंड चार्ज q is hang from a silk thread at an angle theta with the surface of vertical charge conducting plate, ठीक है। तो देखो बेटा एक है वर्टिकल चार्ज कंडक्टिंग प्लेट, ठीक है, इस तरीके से है वो चार्ज कंडक्टिंग प्लेट। चलो भाई बहुत बढ़िया, ठीक है। इससे एक रस्सी बांध के हमने एक चार्ज क्यू को हैंग किया हुआ है और वो वर्टिकल से एंगल थीटा बना रहा है, चार्ज क्यू है
और उसका मास m है। देन फॉर इक्विलिब्रियम स्फीयर एंड चार्ज डेंसिटी ऑफ द, इक्विलिब्रियम पे जो स्फीयर है, जो स्फीयर है, इसको इक्विलिब्रियम में रखने के लिए सरफेस चार्ज डेंसिटी है इस प्लेट की कितनी होनी चाहिए, मतलब इस प्लेट का जो सिग्मा है वो कैलकुलेट करना है। चलो तो बेटा इस पे लगने वाले फोर्स लिख देते हैं। इसकी वजह से अपने पास में इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और इसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फोर्स होगा। डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा भाई mg, ठीक है। तो ये बस हो गया अपने पास में, और इस तरफ लग रहा होगा इस रस्सी के अंदर में टेंशन, वो टेंशन है उसी ने mg और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को बैलेंस किया हुआ है। टेंशन का एक इस तरफ वाला कंपोनेंट निकालेंगे जो कि होगा t cos थीटा, एक टेंशन का इस तरफ वाला कंपोनेंट जो कि होगा t sin थीटा। इधर पे बेटा जो t sin थीटा है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और जो t cos थीटा है वो है भाई mg। एक दूसरे को डिवाइड करते हैं इक्वेशन नंबर 1 से 2 को, t sin थीटा अपॉन t cos थीटा इज इक्वल टू एफ ई, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है उसकी वैल्यू हो जाएगी q इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन mg, t से t कैंसिल आउट, tan थीटा इज इक्वल टू q अपॉन mg। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा इस प्लेट की वजह से, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। कैसी प्लेट है, कंडक्टिंग या नॉन कंडक्टिंग, अच्छा कंडक्टिंग है बेटा। कंडक्टिंग के लिए क्या रिजल्ट लिखना पड़ेगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा कैलकुलेट करना है तो क्या आ जाएगा, mg एप्सिलॉन नॉट tan थीटा डिवाइडेड बाई, ये हो जाता है इसका सही आंसर, फाइनल आंसर। तो अच्छे तरीके से इस आंसर को हमने कैलकुलेट कर लिया है। चलो तो भाई दो प्रॉपर्टी थी जो अपने पास में, गॉस लॉ की जो दो एप्लीकेशन थी वो हमने लिख ली है। इसके अलावा दो और एप्लीकेशन बची हुई हैं, उन दोनों को भी लिख लेते हैं। एक तो कंडक्टिंग स्फीयर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, और एक नॉन कंडक्टिंग स्फीयर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड। ये दो प्रॉपर्टी है बेटा जो अपनी बची हुई है, तो इन प्रॉपर्टीज को भी करते हैं। तो वही अपने पास में जो थर्ड एप्लीकेशन है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फेरिकल सेल। इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल सेल के लिए। स्फेरिकल सेल का मतलब क्या है बेटा, उसके सिर्फ सरफेस पे चार्ज है, ठीक है। और स्फेरिकल सेल को ये भी बोल सकते हैं कंडक्टिंग स्फीयर। बेटा कंडक्टिंग स्फीयर जो भी होगा तो वो चार्ज की सेंस में स्फेरिकल सेल ही होगा, उसकी सरफेस पे ही चार्ज आएगा, उसके अंदर चार्ज नहीं जाएगा, ठीक है। या फिर ऐसा भी बोल सकते हैं होलो स्फीयर, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू होलो स्फीयर, होलो स्फीयर है मतलब जिसके सिर्फ सरफेस पे चार्ज हो। तो इन तीनों का मतलब सेम ही है, स्फेरिकल सेल, कंडक्टिंग स्फीयर या फिर होलो स्फीयर। चार्ज की सेंस में तीनों का मतलब एक बराबर है। डन है ये बात। चलो तो भाई इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कैलकुलेट करते हैं, गॉस लॉ का यूज करेंगे। स्फीयर है तो बेटा स्फेरिकल सिमेट्री लग जाएगी तो इजीली आंसर आ जाएंगे, कुछ मुश्किल नहीं है इसका तो, ठीक है। लेट ए स्फेरिकल कंडक्टर of radius r and having charge q। एक स्फेरिकल कंडक्टर है जिसकी रेडियस r है और उसके अंदर जो चार्ज है उसकी वैल्यू है q, और चार्ज सारा का सारा सरफेस पे ही है तो प्लस q। ये लो भाई इस तरीके से इसको डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। ले मेरे बेटे कर दिया मेरे शेरों की तरह डिस्ट्रीब्यूट, सरफेस सरफेस पे है, ऐसा नहीं है लिख बाहर रहा हूं बट एक्चुअल में सरफेस पे है बेटा, ठीक है। आर है इसकी रेडियस।
तो इसकी वजह से अपने पास में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वैल्यू निकालनी है। तो बेटा इसमें मैं स्टार्टिंग से ही मान के चल लेता हूं, इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी इसमें डिफाइन करनी पड़ेगी। सरफेस चार्ज डेंसिटी, मतलब बिना भी इसके रिजल्ट आ सकता है बट इसका यूज होगा थोड़ा बहुत। सरफेस चार्ज डेंसिटी इसको सिग्मा से लिखा जाएगा, जिसका मतलब क्या हो जाएगा बेटा, चार्ज अपॉन एरिया। चलो बहुत बढ़िया। तो इस पे जो चार्ज है वो है क्यू और इसका जो एरिया है वो क्या है भाई, 4πr²। तो सिग्मा अगर पूछा जाए इसमें तो उसकी वैल्यू हो जाएगी क्यू अपॉन 4πr²। चलो भाई सरफेस चार्ज डेंसिटी है उसको मैंने डिफाइन कर लिया है। इसमें अपने पास में आ जाएगा केस नंबर 1। अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है इसके अंदर में, इसके अंदर कितना सा इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। तो केस नंबर 1 निकालते हैं, इनसाइड द स्फीयर, स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या है। तो उस केस में मान के चलेंगे अंदर जिसकी रेडियस है स्मॉल, मतलब कि अंदर का वो पॉइंट जिसमें आर की वैल्यू कैपिटल आर से कम हो, ठीक है। ये जो है इसको मैं एक बार दोबारा से बना लेता हूं और इसके अंदर में मान लेते हैं यहां पे कोई पॉइंट है आर, यहाँ पे कोई पॉइंट है पी जो कि अंदर का पॉइंट है, जो कि सेंटर से स्मॉल आर डिस्टेंस पे है। तो इस पॉइंट को सिमेट्रिकल मानते हुए यहां पे अपने पास में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो बेटा इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो इसमें गोस लॉ अप्लाई करना पड़ेगा। तो इसको लिख लेते हैं, अप्लाई गोस लॉ। इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए इज इक्वल टू चार्ज एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसका आ जाएगा इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए मतलब कि चार्ज एनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बेटा अंदर से तो होलो है, अंदर तो कोई चार्ज ही नहीं है, तो चार्ज एनक्लोज की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। ई डॉट डी ए है 0, तो अंदर में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी क्या हो जाता है, 0। तो बेटा ऐसा कोई स्फीयर हुआ जो कि होलो है तो उसके अंदर में कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता है। होलो स्फीयर के अंदर में कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता है, ठीक है। इस पे बेस्ड और भी ज्यादा चीजें हैं जो अपने पास में अगले चैप्टर में सीखी जाएंगी। एक कुछ चीजें हैं जो करंट इलेक्ट्रिसिटी में सीखी जाएंगी, ठीक है। उनके बारे में तो उन्हीं चैप्टर्स में करेंगे। अगला है बेटा केस नंबर 2। अगर हमें इसकी स्फीयर पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो, एट द सरफेस ऑफ स्फीयर, स्फीयर की सरफेस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है भाई उसकी वैल्यू कितनी सी होगी, ये हमसे पूछा जा तो अपने पास में क्या आंसर निकलेगा। ऐसे है बेटा ये स्फीयर जिसकी की रेडियस की वैल्यू है आर और इसके जो स्फीयर है यहाँ पे, स्फीयर पे इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वैल्यू क्या होगी। तो बेटा इसमें हमें पता है पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है तो इस तरीके से जा रही होंगी। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में ऐसा लिखा जा सकता है, ऐसे करके होंगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। चलो तो भाई बहुत बढ़िया है, ठीक है। इसमें बेटा ये जो सरफेस है इसी सरफेस को गॉसियन सरफेस मान लेते हैं, गॉसियन सरफेस। इस सरफेस को मैंने गॉसियन सरफेस मान लिया है, ठीक है। अब बेटा सारा का सारा चार्ज तो इस सरफेस के अंदर ही है। चलो तो अब यहां पे गॉस लॉ अप्लाई कर लेते हैं। इसमें सिमेट्री देखने की जरूरत है ही नहीं क्योंकि स्फीयर है, स्फेरिकल सिमेट्री होती है। तो इसमें क्या करते हैं, अप्लाई गॉस लॉ इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए इज इक्वल टू चार्ज एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो बेटा इसमें ई डॉट डी ए लगाना पड़ेगा, तो इसमें एक छोटा सा एरिया वेक्टर मानना पड़ेगा क्योंकि वेरिएबल सिस्टम है। तो ई डॉट डी ए को कैसे लिखा जा सकता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डी ए इंटू कोस, दोनों के बीच में जो एंगल है वो हो जाएगा 0 डिग्री, इज इक्वल टू इसके अंदर चार्ज है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो कोस 0 हो जाता है 1। ई है बेटा वो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, डी ए इज इक्वल टू चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट,
इलेक्ट्रिक फील्ड इतना सा जो रीजन है उसका कंप्लीट एरिया करेंगे तो कंप्लीट स्फीयर का एरिया हो जाएगा, इंटीग्रेशन करेंगे तो उसका एरिया हो जाता है 4πr² इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो बेटा सरफेस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वैल्यू आ जाती है क्यू अपॉन 4π एप्सिलॉन नॉट r²। इसको राइट साइड में ले गए तो ऐसा आया है, और इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वैल्यू हो गई है के क्यू अपॉन r²। ये आ गया है अपने पास में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू। जैसा कि बताया चार्ज अपॉन 4πr² वो सिग्मा होता है, तो इसका दूसरा रिजल्ट ये भी लिखा जा सकता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, कंडक्टिंग जो अपने पास में प्लेट थी उसकी वजह से भी यही ये यूज होता था। इसको कंडक्टिंग स्फीयर की सरफेस पे भी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट है वो लिखा जा सकता है। अब बेटा इसका लिखते हैं केस नंबर 3। स्फीयर के आउटसाइड में कितना सा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। आउटसाइड द स्फीयर, स्फीयर के बाहर की तरफ में कितना सा इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, ये चीज हम लिखने वाले हैं भाई। ठीक है बेटा, तो देखो इस तरीके से है अपने पास में एक कंडक्टिंग स्फीयर जिसकी की रेडियस की वैल्यू है r, और इस पे हमने ऐसे करके चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। ठीक है, अब इसके बाहर में हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। मान लेते हैं इस किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है P पे। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमें पता है ऐसे रहेगी भाई, रेडियली आउटवर्ड, पॉजिटिव चार्ज है इसलिए। डायरेक्शन में कोई दिक्कत नहीं है। इस पॉइंट पे निकालना है तो बेटा इस पॉइंट के अबाउट में गॉसियन स्फीयर मानना पड़ेगा। ये लो तो भाई गॉसियन स्फीयर हमने ऐसे बना दिया, इस पॉइंट से पास होता हुआ गॉसियन सरफेस। इसमें एक छोटा सा एलिमेंट कंसीडर कर लेते हैं जिसका एरिया वेक्टर हो जाएगा डीए वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा इसका ई। ठीक है, इसमें अप्लाई करते हैं, अप्लाई गॉस लॉ। इसमें बेटा गॉस लॉ अप्लाई करेंगे, इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए इज इक्वल टू चार्ज एनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और ये क्या है मेरे बेटे, ये है गॉसियन स्फीयर। ठीक है, तो ई डॉट डी ए है, इसको अप्लाई करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड है ई, एरिया का एलिमेंट है डी ए, दोनों के बीच में एंगल है 0 डिग्री इंटू कोस ऑफ 0 डिग्री। इसके अंदर जो चार्ज एनक्लोज है वो है भाई टोटल चार्ज इसके अंदर ही एनक्लोज है अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड को बाहर ले गए, डी ए कोस 0 तो 1 ही होता है, चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो बेटा एरिया वेक्टर वो ये लिया था, इसका इस स्फीयर का एरिया लिया था, इसको कैसे लिख सकते हैं 4πr², गॉसियन स्फीयर जो स्मॉल आर रेडियस का लिया था, इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वैल्यू क्या हो जाती है क्यू अपॉन 4π नॉट r²। ये हो जाती है बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, जो कि है के क्यू अपॉन r² से भी इसको लिख सकते हैं, इस स्फीयर के बाहर पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वैल्यू। ठीक है, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं के क्यू अपॉन r², और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r² आ गया है। अब इसकी अगर वैल्यू आ गई है तो इसका ग्राफ भी बनाई देते हैं बेटे। मेरे बच्चे इसका जो ग्राफ बनेगा वो देखो कैसा बनेगा। इस डायरेक्शन में होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, इस डायरेक्शन में होगा r। ये है अपने पास में कैपिटल R। पहले जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वैल्यू 0 है,
और इसके बाद में इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर है। लो तो भैया आंसर हो गया इसका, बताओ क्या ही दिक्कत है। बिल्कुल सिंपल सा साधारण सा जो आंसर था वो आ गया है। अंदर में जीरो इलेक्ट्रिक फील्ड, सरफेस पे मैक्सिमम, बाहर पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, अंदर में है जीरो। ठीक है बेटा, चलो बढ़िया चीज है वो हमने कर ली है। इसके बाद में ऐसा ही सेम केस आता है, कोई अगर नॉन कंडक्टिंग स्फीयर हो उसकी वजह से कितना सा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। कंडक्टिंग स्फीयर में देखो क्या याद रखना है, किस तरीके से इसको याद रखोगे। इनसाइड में तो बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा क्योंकि अंदर कोई चार्ज नहीं है। सरफेस पे अपने पास में या फिर आउटसाइड में, दोनों में ऐसा रहेगा कि कोई पॉइंट चार्ज है उसकी वजह से ले रहे हैं। ठीक है, मैंने बताया था पॉइंट चार्ज और वैसे जो रहेगा दोनों की वजह से जो रिजल्ट है वो बेटा सेम ही रहेंगे। तो पॉइंट चार्ज वाला जो रिजल्ट है वही हम यूज कर रहे हैं। ठीक है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। डन। अगला जो हम करने वाले हैं वो है बेटा अपने पास में केस नंबर 4। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। यूनिफॉर्मली चार्ज नॉन कंडक्टिंग स्फीयर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, या फिर इसको बोल सकते हैं सॉलिड स्फीयर। यूनिफॉर्मली चार्ज्ड सॉलिड स्फीयर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड। इस चीज है, इसको हम कैलकुलेट करने वाले हैं। चलो तो बेटे, एक सॉलिड स्फीयर है जिसके अंदर में यूनिफॉर्मली जो है चार्ज है वो डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है उसकी वॉल्यूम पे। ठीक है, तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा वो हमें कैलकुलेट कर रहे हैं। लेट ए सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस कैपिटल आर एंड कैरी ए चार्ज कैपिटल क्यू यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर इट्स वॉल्यूम। बल्क में अंदर की तरफ में वॉल्यूम पे प्रॉपरली यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है चार्ज। तो अब इस चीज का यूज करके उसकी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी निकाल सकते हैं भाई। जिसको डिफाइन किया जाएगा चार्ज अपॉन वॉल्यूम। चार्ज है स्फीयर पे वो क्यू है और उसकी वॉल्यूम है 4/3 पाई आर क्यूब। चलो तो भाई बहुत बढ़िया है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी अपने पास में आ गई है। अब इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं अलग अलग केस में। सबसे पहले इनसाइड, सरफेस, आउटसाइड। सबसे पहले बेटा केस नंबर 1 करने वाले हैं। इनसाइड का कोई पॉइंट है, वहां पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड है वो निकालना है। देखो तो मेरे बच्चे, ऐसा है अपने पास में टोटल स्फीयर जिसकी रेडियस है भाई कैपिटल आर। इसके अंदर में कोई स्मॉल आर डिस्टेंस पे कोई पॉइंट है, ये लो। ठीक है, इसके अंदर में यहाँ पे कोई पॉइंट है, उस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। चलो यहाँ पे निकालना है, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन तो ये होगी। इसमें बेटा जो गॉसियन सरफेस है इसको गॉसियन स्फीयर बोला जाएगा। चलो बहुत बढ़िया है। इसका एक छोटा सा एरिया वेक्टर लेके चल सकते हैं क्योंकि प्लेन सरफेस नहीं है। ठीक है, बाकी गॉस लॉ ये सब निकालना अपने लिए आसान है, फ्लक्स निकालना अपने लिए आसान है। चार्ज एनक्लोज है वही देखना है अपने लिए इनपुट। ठीक है, तो वो चीज ही लिखने वाले हैं, नेट चार्ज
इनसाइड द गॉसियन सरफेस, तो गॉसियन सरफेस है उसके अंदर में कितना चार्ज है, चार्ज एनक्लोज है उसको लिखा जाएगा डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। अंदर का जो डेंसिटी है, चार्ज डेंसिटी, उसको लिखा जाएगा भाई, अभी के लिए उसको चार्ज डेंसिटी अभी लिखा था ना, Q अपॉन 4/3 पाई आर क्यूब, ऐसे लिख रहा हूं। और अंदर वाला जो स्फीयर है जिसके अंदर की चार्ज निकालना है उसकी वॉल्यूम क्या है, 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब। इसका क्या आंसर बन जाता है, Q आर क्यूब अपॉन कैपिटल आर क्यूब। ये आ जाता अपने पास में चार्ज एनक्लोज का वैल्यू, या चार्ज एनक्लोज के लिए फॉर्मूला। अब इसमें क्या करेंगे, इसमें गॉस लॉ अप्लाई करेंगे, तो क्या होगा भाई, अप्लाई गॉस लॉ। गॉस लॉ देखो क्या रहता है, E डॉट डी ए इज इक्वल टू चार्ज एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इस सरफेस के लिए E डॉट डी ए निकालते हैं, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड डी ए, दोनों के बीच का एंगल है 0 डिग्री, तो कोस 0। चार्ज एनक्लोज है Q आर क्यूब अपॉन कैपिटल आर क्यूब, और नीचे बच गया एप्सिलॉन। इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर आ गया, एरिया एलिमेंट अंदर रह गया, Q आर क्यूब कैपिटल आर क्यूब एप्सिलॉन नॉट। जो स्मॉल एरिया है उसका इंटीग्रेशन किया तो अपने पास में क्या आ जाएगा, इस सरफेस का टोटल एरिया, जो कि हो जाता है 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो बेटा जो अपने पास में आर स्क्वायर, उससे एक आर कट जाएगा, तो अपने पास में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वैल्यू क्या बन जाती है, Q आर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नोट आर क्यूब। बहुत बढ़िया रिजल्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको लिख सकते हैं के क्यू आर अपॉन कैपिटल आर क्यूब। ठीक है, चार्ज अपॉन 4/3 पाई आर क्यूब, वो वैल्यू किसकी होती है बेटा, चार्ज अपॉन 4/3 पाई आर क्यूब है वो रो की वैल्यू है। इसमें ऐसे लिख सकते हैं, चार्ज अपॉन 4/3 पाई आर क्यूब, 3 से मल्टीप्लाई 3 से डिवाइड करके, तो इसके अकॉर्डिंगली भी अपने पास में रिजल्ट है वो आ जाता है। और वो रिजल्ट लिख सकते हैं रो की टर्म्स में, तो उसका रिजल्ट आ जाता है रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए ये वाला फॉर्मूला भी हो सकता है, रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। तो जो बेटा इनसाइड का इलेक्ट्रिक फील्ड है स्मॉल आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। तो ये अपने पास में फर्स्ट केस है, इसका रिजल्ट बन जाता है इनसाइड पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वैल्यू। इसके बाद में नेक्स्ट करने वाले हैं भाई केस नंबर 2। ऑन द सरफेस, भाई जो सरफेस है उसके ऊपर में अपने पास में इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वैल्यू क्या होगी। सरफेस पे स्मॉल आर और कैपिटल आर की वैल्यू सेम है। ठीक है, ये अपने पास में एक स्फीयर है जिसकी की रेडियस है आर। ठीक है, इसके अंदर में यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, पूरा का पूरा चार्ज इसकी वॉल्यूम पे ही यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है। इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा किसी भी पॉइंट पे इस तरीके से होगा, और गॉस लॉ लगाने के लिए एक छोटा सा एरिया एलिमेंट देखना पड़ेगा, तो वो बन जाएगा डीए। इस पे अप्लाई कर लेते हैं गॉस लॉ। अप्लाई गॉस लॉ, इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए इज इक्वल टू चार्ज एनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ई डॉट डी ए का इंटीग्रेशन बहुत बार करते हुए आए हैं, ऐसा करने में अपने को कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात भी नहीं है। इसको कर देते हैं ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू, इसके अंदर ही टोटल चार्ज है अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हो जाती है
Q अपॉन 4πε0 r स्क्वायर। जैसा एक पॉइंट चार्ज होता है ना, उस जैसा ही रिजल्ट आ गया है। इसको लिख सकते हैं KQ अपॉन r स्क्वायर बी। कोई दिक्कत नहीं है यहां तक में। सरफेस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा आसानी से लिख दी हमने। ठीक है, इनसाइड के पॉइंट पे, सरफेस के पॉइंट पे। इसके बाद में लिखने वाले हैं केस नंबर 3। आउटसाइड द स्फीयर, स्फीयर के आउटसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या रिजल्ट रहेगा। तो बेटा सबसे पहला काम तो अपने पास में रहेगा कि आउटसाइड के पॉइंट पे कोई गॉसियन सरफेस कंसीडर कर लें। ये स्फीयर है, ये इसके बाहर का एक आउटर स्फीयर बना दिया है जो कि स्मॉल आर रेडियस का है। इस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस डायरेक्शन में है, इसका एक छोटा सा एरिया वेक्टर है वो इस डायरेक्शन में। ठीक है, इसके लिए वही जो अपने पास में गॉस लॉ अप्लाई करते हैं, अप्लाई गॉस लॉ। इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए, इसकी वैल्यू क्या हो जाती है बेटा, चार्ज एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसका करेंगे तो E इंटू इस वाले स्फीयर का एरिया 4πr स्क्वायर। इसके अंदर ही कंप्लीट चार्ज है, इस स्फीयर के अंदर में, तो चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हो जाती है Q अपॉन 4πε0 r स्क्वायर। स्मॉल आर स्क्वायर है भाई। और इलेक्ट्रिक फील्ड को लिख सकते हैं KQ अपॉन r स्क्वायर। और आउटसाइड में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर है। तो सॉलिड स्फीयर और होलो स्फीयर तीनों के तीनों में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, उसके सरफेस और आउटसाइड के रिजल्ट सेम ही आते हैं। होलो स्फीयर में अंदर है 0, सॉलिड स्फीयर में अंदर भी है कुछ। ठीक है, हाँ बस। केस नंबर 4 करता हूं भाई। एट सेंटर ऑफ स्फीयर, स्फीयर के सेंटर पे कितना सा इलेक्ट्रिक फील्ड है वो पूछा जाए तो स्फीयर के सेंटर पे बेटा स्मॉल आर की वैल्यू 0 पुट कर देंगे, इनसाइड वाले फॉर्मूले में पुट करेंगे 0, तो सेंटर पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वैल्यू 0 आ जाएगी। के क्यू आर अपॉन 4πr3, 4πε मतलब कि के क्यू आर अपॉन r3। तो जो स्मॉल आर है उसकी वैल्यू 0 पुट करेंगे तो सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 ही आ जाती है। ठीक है, तो ऐसे करके हमने ये जो सारे के सारे रिजल्ट हैं ये लिख लिए बेटा। कोई अपने को दिक्कत नहीं आई इन सबको लिखने में, बढ़िया तरीके से लिख लिए हैं। अब इसका अगर मैं ग्राफ बनाऊं, इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस का ग्राफ बना रहे हैं। ठीक है, अंदर की तरफ में इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, इनसाइड में क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। आउटसाइड में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर होता है। सरफेस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वैल्यू मैक्सिमम होती है। बस इतना सा इसका ग्राफ है। बताओ कोई दिक्कत वाली बात ही ना है। अब बेटा करते हैं इन पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हैं वो। ठीक है, बाकी ज्यादा कोई कंसेप्ट है अपने नहीं बचे हैं। देखो तो अब क्वेश्चन जो हैं वो स्टार्ट करता हूं। ये है अपने पास में क्वेश्चन। द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ यूनिफॉर्मली चार्ज नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर इजी। व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर विल बी। इसका आंसर हमें निकालना है बेटा। ठीक है, एक अपने पास में एक यूनिफॉर्मली कंडक्टिंग, यूनिफॉर्मली चार्ज नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है। ठीक है, तो इस तरीके से है भाई, यूनिफॉर्मली चार्ज नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, और इसकी जो रेडियस है वो है 10
सेंटीमीटर, और इससे 20 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वैल्यू है ई। तो जो ई है इसकी वैल्यू लिख लेते हैं, के क्यू अपॉन आउटसाइड का पॉइंट है तो सीधा ही 20 स्क्वायर आ जाएगा। सब कुछ सीजीएस यूनिट्स में चल रहा है तो भाई सेंटीमीटर का ही टर्म्स में लिख दिया। चलो भाई, इसकी वैल्यू आ गई है के क्यू अपॉन 400। ठीक है भाई, इसके अंदर में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है 5 सेंटीमीटर पे, इसके अंदर में 5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको मैंने लिख दिया ई डैश। इधर पे जो ई डैश है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, के क्यू आर अपॉन कैपिटल आर का क्यूब। के क्यू 5 सेंटीमीटर अपॉन इसकी जो रेडियस है वो है 10 का क्यूब। इसकी वैल्यू आ गई है के क्यू 5/1000। इसको लिख सकते हैं के क्यू बटे 200। तो ई अपॉन ई डैश इसको लिख सकते हैं के क्यू बटे 400 और के क्यू बटे 200। तो इसका आंसर है 200 ऊपर चला जाएगा, 400 नीचे रह जाएगा, तो 1/2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ई डैश है उसकी वैल्यू आ गई है 2e। तो इसका फाइनल आंसर है वो बन जाता है 2e। ऑप्शंस इसके मैंने नहीं लिखे हैं, ऑप्शंस भी थे इस क्वेश्चन में। ठीक है बेटा, तो ऐसा करके इसका जो आंसर है वो हमने निकाल लिया है। चलो तो भाई कोई दिक्कत नहीं है, गॉस लॉ तो हमने सीख ही लिया है। इस चीज का यूज करके कुछ एक दो और क्वेश्चन करते हैं। देखो ठीक है, अगर अपने पास में देखो दो कंडक्टिंग स्फीयर हैं, एक है ये, दो स्फीयर हैं मतलब कि कंडक्टिंग नॉन कंडक्टिंग से तो क्या फर्क पड़ता। दो स्फेरिकल सेल हैं, चलो स्फीयर नहीं है, दो स्फेरिकल सेल हैं। एक पे जो चार्ज है ना बेटा, इसके जो सेंटर पे है वो चार्ज है भाई 10 माइक्रोकुलाम। ठीक है, इस पहली वाली सरफेस पे जो चार्ज है वो है 2 माइक्रोकुलाम, और इस वाली सरफेस पे जो चार्ज है वो मैंने मान लिया है 12 माइक्रोकुलाम। ऐसा मान लें 10 to -12 माइक्रोकुलाम। ऐसे तीन चार्ज हैं। ठीक है, ये चार्ज है इस सेंटर पे रखा हुआ है, इस सरफेस पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट, इस सरफेस पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट। ठीक है, तो इसमें इसके अंदर में एक पॉइंट मान लिया है मैंने ए, जो कि है 3 सेंटीमीटर पे। ठीक है, यहां पे एक पॉइंट मान लिया है बी, जो कि है 10 सेंटीमीटर पे, और बाहर पे कोई पॉइंट मान लिया है सी, जो कि है वही 20 सेंटीमीटर। ऐसा अपने पास में सिनेरियो गिवन है। कंडक्टिंग स्फीयर है ये, अंदर वाला भी बाहर वाला भी। ठीक है, तो इसमें हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है ए बी और सी पॉइंट पे। क्वेश्चन क्या है कि भाई फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए बी एंड सी। ए बी और सी जो पॉइंट है, उन तीनों पॉइंट्स पे इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कैलकुलेट करना है तुम्हें। ये है अपने पास में क्वेश्चन। ठीक है भाई, चलो बहुत बढ़िया। अच्छा देखो अब करते हैं बेटा, ऐसे जो भी क्वेश्चन होंगे ना उसमें गॉस लॉ लगा देना सिंपली बस। इलेक्ट्रिक फील्ड जो आता है ना, एक गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज है सिर्फ उस वजह से आता है। तो ए वाले पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, के यहां से अगर मैं गॉसियन सरफेस बनाऊं तो उसके अंदर कितना चार्ज है 10 माइक्रोकुलाम अपॉन यहां तक का डिस्टेंस का स्क्वायर, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। बस इतना सा आंसर आएगा इसका। के की वैल्यू पुट करी 9 × 10⁹, 10 × 10⁻⁻6, ये आ गया है। सेंटीमीटर को एस यूनिट में लिखेंगे तो 3 × 10⁻²² न्यूटन पर कूलम। ए वाले पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आ जाएगा 1 न्यूटन पर कूलम। ऐसे ही बी वाले पॉइंट पे लिखेंगे तो इसके अंदर गॉसियन सरफेस मानेंगे, इसके अंदर का चार्ज कंसीडर किया जाएगा तो 10 माइक्रोकुलम और 2 माइक्रोकुलम, सिर्फ यही कंसीडर किया जाएगा।
तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट बी ए, इसके अंदर चार्ज है 12 माइक्रोकुलाम अपॉन इधर तक का डिस्टेंस है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, 9 इंटू 10 की पावर 9, 12 इंटू 10 की पावर -6 अपॉन 10 इंटू 10 की पावर -2 का स्क्वायर। ऐसे करके इसको निकाला जाएगा। इसका जो आंसर है वो बन के आ जाएगा 10.8 न्यूटन पर कूलम। ठीक है, कैलकुलेशन पे ज्यादा ध्यान मत देना, अभी सिर्फ तरीका बता रहा हूं कि कैसे करना है। सी वाले पॉइंट पे अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो तो बेटा क्या हो जाएगा, सी वाला पॉइंट है यहाँ पे, इसके अंदर का सारा चार्ज कंसीडर किया जाएगा, 10 और 2 12 और -12, तो नेट चार्ज क्या हो गया है 0। इस गॉसियन सरफेस के अंदर नेट चार्ज 0 है, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी 0। बस ऐसा रहता है। ओके, अच्छा एक और एग्जांपल करते हैं। ड्रॉ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ दिस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दिस। एक मैं सिचुएशन बना रहा हूं, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो किस तरीके से बनेंगी वो हमें लिख के बताना है। देखो बेटा, ऐसा अपने पास में सिचुएशन है, इसके अंदर में पूरा का पूरा मेटल बना हुआ है, मेटल से भरा हुआ है। ठीक है, एक टाइप से होलो मेटेलिक स्फीयर है। ठीक है, और इसके सेंटर पे चार्ज, सेंटर पे नहीं, इसमें यहां पे चार्ज रखा भाई 10 माइक्रोकुलाम। तो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनेगी वो हमें बनानी है। तो बेटा क्या होगा, 10 माइक्रोकुलाम से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी वो अपने पास में इस तरीके से जा रही होंगी। ठीक है, अब बेटा इस पे जो भी फील्ड लाइंस एंटर करती है ना किसी भी कंडक्टर में, 90 डिग्री के एंगल पे एंटर करती है। ठीक है, इसका कंसेप्ट अगले चैप्टर में सीखने को मिलेगा। और इससे जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है जो बाहर निकलेंगी वो भी 90 डिग्री के एंगल पे ही बाहर निकलेंगी। ठीक है, कंडक्टर के अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। इस तरीके से इसकी सिचुएशन बनने वाली है। तो इस पे बेस्ट एक आधे कुछ डायरेक्ट क्वेश्चन गिवन है, तो इनका ध्यान रखना, 90 डिग्री पे बनेंगी, मेटल के अंदर में कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा। ठीक है, और बाहर का है वो बाहर का रहेगा। तो इस तरीके से इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो बनती हैं, और हमने बढ़िया तरीके से इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं उनको बना भी लिया है। ठीक है, चलो इसके बाद में एक छोटा सा और कंसेप्ट है जो कि है इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू हेमिस्फीयर, मतलब कि थ्रो हेमिस्फीयर इनसाइड यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रो हेमिस्फीयर प्लेस्ड इनसाइड यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। कोई हेमिस्फीयर है बेटा जिसको हमने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है, उससे पास होता हुआ जो फ्लक्स है उसकी वैल्यू कितनी होगी। ऐसे है बच्चे अपने पास में एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर में एक हेमिस्फीयर रखा हुआ है इस तरीके से। ठीक है, हेमिस्फीयर का जो एरिया है, हेमिस्फीयर की जो रेडियस है वो है भाई कैपिटल आर। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड है वो है ई। तो सबसे पहले तो बेटा लिखते हैं इस केस में नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स, जो क्या आएगा बेटा चार्ज एनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसके अंदर में टोटल चार्ज कितना है 0, तो नेट फ्लक्स है उसकी वैल्यू आ गई है 0। बेटा नेट फ्लक्स में दो चीजों का यूज आएगा, एक तो कर्व्ड सरफेस का
एक अपने पास में आएगा इसके अंदर में जो इसका बेस है उसकी वजह से। हेमिस्फीयर में दो ही पोर्शन होते हैं, एक तो कर्व्ड सरफेस है, एक उसका बेस है। बेटा बेस से अपने पास में फ्लक्स निकालना आसान है। फ्लक्स थ्रो बेस, बेस का जो एरिया वेक्टर है वो इस तरीके से आ जाएगा। बेस से पास होता हुआ फ्लक्स है वो निकाल लेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया का डॉट प्रोडक्ट। इलेक्ट्रिक फील्ड है ई, एरिया वेक्टर है ए, दोनों के बीच का एंगल है 90 डिग्री। तो बेस से पास होता हुआ फ्लक्स कितना आ गया है 0, तो इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो जो कर्व्ड सरफेस है उससे पास होता हुआ फ्लक्स भी कितना आ जाएगा 0। तो इसमें नेट फ्लक्स है वो भी 0 है, कर्व्ड सरफेस से भी 0 है, बेस से भी पास होता हुआ 0 है। ऐसे ही इसमें एक और केस बनाता हूं, देखो केस नंबर 2। ऐसा ही यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसके अंदर में हमने एक हेमिस्फीयर को इस तरीके से रखा हुआ है, जिसका कि एरिया वेक्टर होगा इस तरफ। तो इससे पास होता हुआ जो नेट फ्लक्स है उसकी वैल्यू आएगी 0। फ्लक्स थ्रो कर्व्ड सरफेस प्लस फ्लक्स थ्रो बेस, दोनों का मिला के आंसर कितना बनेगा 0। तो इसके बेस से पास होता हुआ फ्लक्स है वो बता देता हूं। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है बेटा, एरिया वेक्टर है इधर। बेस के लिए निकालना अपने लिए आसान है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एरिया इंटू कोस 0 ई इंटू 4πr। ठीक है, कर्व्ड सरफेस और बेस दोनों से मिला के 0 है, तो कर्व्ड सरफेस से जो फ्लक्स है वो क्या हो जाएगा नेगेटिव ऑफ फ्लक्स थ्रो बेस माइनस ई इंटू 4πr²। बस ऐसा अपने पास में रिजल्ट आ जाएगा। एक क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ता हूं जो कि होमवर्क क्वेश्चन है। ठीक है, इसके अंदर में एक इस तरीके से एक स्फीयर रखा हुआ है। ठीक है, इसमें हमें निकालना है नेट फ्लक्स, फ्लक्स थ्रो बेस और फ्लक्स थ्रो कर्व्ड सरफेस। तीनों का जो रिजल्ट है वो लिखना है, कमेंट बॉक्स में लिख के जल्दी से आंसर कर दो। जिसने ये वीडियो कंप्लीट देख ली है भाई बहुत ज्यादा शाबाश, बहुत ही ज्यादा अच्छे बच्चे हो तुम। थैंक यू सो मच, पढ़ते रहो, माँ बाप का और मेरा नाम रोशन करो।